बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। शामी साहब चूँकि इन दिनों लंदन है तो वो लंदन से हमें स्काइप के ज़रिए ज्वाइन करेंगे और स्टूडियोज़ में मेरा साथ दे रहे हैं सीनियर तजिया निगार जनाब सलमान गनी साहब। मुल्क की सियासत पर हम बात करेंगे क्योंकि आज मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का JUH चीफ हज़रत मौलाना फजल रहमान से रब्ता हुआ। एक तातुल किसी कैफियत थी लेकिन आज रब्ता हुआ, मुलाकात भी जल्द होने की इत्तला है। फिर नवाज शरीफ साहब बलूचिस्तान जा रहे हैं। साथ ही हम देख रहे हैं कि मुल्क भर से जो इलेक्टेबल्स हैं वो नून लीग की जानिब रुजू कर रहे हैं। तो ये क्या मंजरनामा आने वाले दिनों में बनेगा, क्योंकि साथ पीपल्स पार्टी भी एक्टिव है। आज मिट्टी में बिलावल भुट्टो जरदारी का बड़ा ज़बरदस्त जलसा था जहां वो सियासी तकसीम की बात कर रहे थे और अपना नारा दोहरा रहे थे बार बार, और इस बात का अज़्म का अयादा कर रहे थे कि अगली हुकूमत उनकी होगी। PTI अलबत्ता लेवल प्लेइंग फील्ड की ही मांग कर रही है। और इस बीच में आपने देखा होगा चंद रोज़ पहले कि असद उमर भी पार्टी और सियासत को बिलाखिर खैर बात कह गए हैं। साथ हम बात करेंगे जो पाकिस्तान और IMF के बीच पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात हैं, कब जान छूटेगी IMF से, मुल्क की मईशत क्या कुछ समत अपना मुतय्यन कर सकी या वही सूरत हाल है। और फिर वर्ल्ड कप में टीम पाकिस्तान की नाकिस कारकर्दगी का भी आज तफसीली जायज़ा लेंगे। लेकिन इन सब खबरों पर आने से पहले अभी ताज़ा खबर थी अलकादर और तोशाखाना केस के हवाले से, जहाँ इमरान खान साहब को इस केस में उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे। वो अडयाला में है लेकिन वारंट नैब की जानिब से जारी किए गए, तो इत्तलात हैं कि शायद उन्हें गिरफ्तारी उनकी डाल दी गई है। याद रहे कि आज इसी केस में जब बुशरा बीबी नैब में पेश हुई तो उनको नैब ने एक सवालनामा भी दिया। 11, 12 या 13 सवालात थे। तालीमी असनाद का सवाल था उनसे, इस्लामी तदरीस कहाँ से उन्होंने हासिल की, अलकादिर ट्रस्ट के बारे में अनगिनत सवालात थे जो उन्हें थमाए गए हैं। तो इससे मैं शुरू करना चाहूँगा कि अहम खबर अगर उनकी गिरफ्तारी डाली गई है तो हसीब मलिक साहब ने सलमान साहब इस खबर को कवर किया था, उनसे जान लेते हैं। हसीब, ये क्या इत्तला है, नैब ने क्या गिरफ्तारी डाल दी है या अभी डालनी है? देखें, आज ये 190 मिलियन पाउंड का मामला था जिसके अंदर बुशरा बीबी को नोटिस जारी कर रखे थे नैब की जानिब से ही। तो आज वो पेश भी हुई थी। एक तरफ वो नैब के सामने पेश हुई, दूसरी जानिब आज नैब हुकाम की जानिब से एहतसाब अदालत में रुजू किया गया था चेयरमैन PTI की जो है वारंट के हवाले से, जो 190 मिलियन पाउंड भी था और तोशाखाना, ये दो मुख्तलिफ केसेस के अंदर उनकी जानिब से वारंट जारी करने के लिए वो रुजू किया गया था, जिसे जज मोहम्मद बशीर की जानिब से वारंट जारी भी किए गए हैं। उसके अंदर जाहिर है ऑलरेडी चेयरमैन PTI जो है वो जेल के अंदर हैं, अडियाला जेल के अंदर हिरासत में है। तो नैब की जानिब से उस एक और केस के अंदर जो है वो हिरासत डाली जा सकती है। वजह क्योंकि ऑलरेडी साइफर जो केस है उसके अंदर चेयरमैन PTI की जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मुस्तरद हुई थी तो उनकी जानिब से इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट से जो है वो रुजू किया गया था जमानत के लिए। तो वाज़े चांसेस हैं कि जो हाई कोर्ट से या ट्रायल कोर्ट से जमानत मंजूर नहीं हो सकी वो सुप्रीम कोर्ट से हो जानी है। तो जो एक बैकग्राउंड नजर आता है वो यही है कि जो है उनकी गिरफ्तारी इसमें भी डाल दी जाएगी ताकि जो है वो सुप्रीम कोर्ट से अगर रिलीफ मिलता भी है तो दूसरी सूरत में तोशाखाना और ये 190 मिलियन पाउंड वाला जो मामलात हैं उसके अंदर वो गिरफ्तारी डली रहेगी। दूसरी जानिब बुशरा बीबी आज पेश हुई थी, उन्हें 11 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा भी फराहम किया गया है और उसके जवाबात जमा करवाने की हिदायत की गई है नैब की जानिब से। अच्छा, ये शामी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हसीब, ये जो सवालनामा मोहतरमा को दिया गया है उस सवालनामे का कितना ताल्लुक आपको समझ आता है उस केस से है? यानी तालीमी असनाद का पूछा जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि आप तदरीस करती रही हैं, कि आपने इस्लामी फ़िक़ा की कोई तालीम हासिल की है, कोई ताल्लुक बनता है? बाकी सवाल भी दोहरा दें, शामी साहब भी सुन रहे हैं। देखिए, ताल्लुक ज़ाहिरी तौर पे तो मुझे तो हकीकतन दिखाई नहीं देता क्योंकि 190 मिलियन पाउंड का मामला अलग है, लेकिन एक हद तक ये जरूर लगता है क्योंकि ये अलकादिर ट्रस्ट के नाम पे आए थे और उस यूनिवर्सिटी के हवाले से, अलकादिर यूनिवर्सिटी के हवाले से उन्होंने भी सवालात किए हैं। तो क्या उसके हवाले से उनकी जानिब से ये पूछा गया है कि क्योंकि क्या आपका जो एजुकेशन है क्या उसके अंदर आपने इस्लामी तदरीसी कोर्स भी किए हुए हैं, क्या प्रोजेक्ट जो है अलकादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट बनाने का जो मकसद क्या था ये पूछा गया है। 11 टोटल ये सवालात थे। गुज़िश्ता जो है नैब की जानिब से ये नोटिस जारी किए गए थे तलबी के दिन 2 बजे जो है आप 13 नवंबर को पेश हों, बर वक्त
बुशरा बीबी जो है वो पेश हो गई थी मेलोडी ऑफिस में नैब के, जहाँ पे वो अपने वकला के हमरा गई थी। नईम पंजोथा अंदर से वो आए, बाहर आने के बाद उनकी जानिब से मीडिया से गुफ्तगू भी की गई। टोटल 11 सवालात थे, जिसके अंदर जो है फरज शहजादी के हवाले से भी पूछे गए हैं सवालात कि उनसे आपका क्या ताल्लुक था और अलकादिर यूनिवर्सिटी जो है वो बनाने का ख्याल किसका था और इसके लिए जगह का तयन किसने किया, और आप बतौर ट्रस्टी अलकादिर यूनिवर्सिटी में क्या जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं, और जो जिम्मेदारियां अदा कर रही हैं तो क्या उसकी कोई मराहत या तनख्वाह भी आप ले रही हैं। तो ये सवालात थे, टोटल 11 हैं जिसके जवाब ठीक। बहुत शुक्रिया आपका हसीब। शामी साहब, ये सवालात कैसे लगे आपको जो नैब ने उनसे पूछे हैं? हम तो समझे 190 मिलियन पाउंड का केस है अलकादिर ट्रस्ट के ऊपर, तो शायद उससे जुड़ी कोई बात हो। देखिए, जो सवालात हैं वो तो दिलचस्प हैं। अगर किसी शख्स के पास कोई तालीमी सनद नहीं है या उसने फ़िक़ह की तालीम हासिल नहीं की है या कोई दीनी इल्म हासिल नहीं किया है, तब भी तो उसे ट्रस्ट बनाने का हक हासिल है ना। बिल्कुल। वो अदारा तो कायम कर सकता है, लोगों की तालीम का एहतमाम भी कर सकता है। ये सारे सवालात तो इस वक्त मेरी समझ से बालतर हैं। और वैसे भी ये जो मुकदमा है, जब ये कायम होगा और तब मालूम होगा कि इल्ज़ाम क्या है। अब तो जो कुछ भी है, हम अखबारी रिपोर्टें देख रहे हैं, उसमें बहुत चीज़ें फैली हुई हैं और इल्ज़ामात का सिलसिला जो है बहुत वसी है। लेकिन बुनियादी तौर पर जब आप इसको समेटेंगे और एक बाकायदा एक यानी FIR दर्ज करेंगे, तो फिर उसमें इल्ज़ाम क्या होगा और किसके ऊपर होगा, कौन मुआवनत पकड़ा जाएगा और किसने क्या इकदाम किया होगा, क्या फैसला किया होगा, ये सारी चीज़ें उस वक्त वाज़ेह होंगी। लेकिन अभी जो खबरें आ रही थी कि नैब हुकाम जो है गौर कर रहे हैं जी कि बुशरा भी गिरफ्तार किया जा सकता है, मेरा ख्याल है ये तो एक मुझे कोई बात मुनासिब नहीं लगी। हमारी जो ख्वातीन हैं, अगर तो उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ होती रही। हाँ, लेकिन आप हमेशा से ये बात कहते रहे, हमेशा से, चाहे वो पिछला दौर हो या उससे पहले भी, जब भी ख्वातीन जी बहुत गदला किया है और हमने ख्वातीन जो है उनका जो एहतराम है उसको भी बरकरार नहीं रखा और सियासत में उनको भी मतलब है उसी तरीके से निशाना बनाया है जिस तरीके से कि मर्दों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन बहरहाल मुनासिब बात तो यही होगी कि गिरफ्तारी से गुरेज किया जाए। गिरफ्तारी से तो कोई मसला हल भी नहीं होता ना। हमारे मुस्लिम लीग नून के दोस्त कहते रहे, शाहिद खान अब्बासी साहब भी ये बात बार बार कहते रहे कि भी गिरफ्तारी की जरूरत क्या है। आपको अगर मुकदमा है कायम कीजिए, उसको अदालत में चलाइए, सही साबित कीजिए और सजा दे दीजिए। तो गिरफ्तारी जो है गिरफ्तारी तो उस वक्त होनी चाहिए जब कोई तफ्तीश में ताउन न कर रहा हो। बिल्कुल ठीक, ताकि उससे तफ्तीश की जा सके। और हमारे यहाँ जो तफ्तीश का अंदाज है कि जो औंगे बौंगे सवालात पूछे जाते हैं और तस्वुर किया जाता है कि जो मुल्ज़म है उसी से सारा मुकदमा जो है उसी से हमने बनवाना है और उसी की जिम्मेदारी है कि तफसीलात मुहैया करें। वो उसका सबूत एक मैं देता हूँ। एक सवाल नंबर 8 है सलमान साहब, फरज शहजादी को आप कैसे जानती हैं? क्या आप उनके माली मामलात और किरदार के बारे में मुतमईन हैं? जामी साहब, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये जो नैब का सवालनामा होता है, पहले तो ये कि बुशरा बीबी को जो सवाल जारी किए गए 11 हैं, इससे पहले भी जो मुख्तलिफ पार्टीज़ के लीडरान को सवालात जारी किए थे उनकी तादाद ज़्यादा थी और सवालात जो जारी किए जाते हैं इन्हें खुद पता होता है कि इनके जवाबात वो क्या देंगे। अच्छा, देखिए, बात ये कि मुकदमे की तरफ लेके जाना होता है मामला, सवालात में ही पता होता है कि जिसको वो जारी किए जा रहे हैं उन्होंने जवाब क्या देना है। और वो जो आपने एक बड़ा दिलचस्प सवाल है, अब आपके ख्याल में क्या वो ये कहेंगे कि मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है? देखिए, मैं आपको जवाब बता देता हूँ। आप 11 के 11 सवाल जो हैं, ये सारा मामला, जैसे शामी साहब ने कहा है कि मेरा ख्याल है कि ये मामला ख़वातीन तक नहीं जाना चाहिए और मुझे लगता भी यही है कि ये सब कुछ जो प्रोसेस चल रहा है इसमें शायद उनकी गिरफ्तारी ना हो और गिरफ्तारी जिस मकसद के तहत वो करना चाहते हैं वो मकसद पहले ही हल हो जाएगा। पहले हल हो जाएगा जी। चलिए, अब इस केस को हम फॉलो करेंगे और देखते हैं क्या बनता है। शामी साहब, ये इलेक्टेबल्स आ रहे हैं नून लीग की जानिब, कल नवाज शरीफ साहब भी बलूचिस्तान जा रहे हैं, साउथ पंजाब से भी कई लोग नून लीग की जानिब रजू कर रहे हैं और आज मौलाना ने भी उनसे रब्ता हुआ नवाज शरीफ साहब का।
तो क्या लगता है आपको, नून लीग और जेयूआई के बीच क्या तय पा रहा है और ये इलेक्टेबल्स नून लीग की जानिब क्यों आ रहे हैं? ये तो रिपीट टेलीकास्ट लग रही है मुझे 2018 वाले सीजन की। देखिए, इस वक्त ये पैगाम तो दूर नजदीक जा चुका है ना कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अगले वजीर आजम हो सकते हैं। उनके जो मुकदमात हैं वो सिमट रहे हैं, उनके खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई, जिस तरह उन्हें निशाना बनाया गया, जिस तरह 2018 के इंतखाबात में बद इंतजामी की गई, और उस सब के नतीजे में नवाज शरीफ साहब को एक तवील यानी सोबत से गुजरना पड़ा है ना। जेल भी गए, सेहत भी ख़राब हुई, और बेगम जो है उनकी वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई, और बेटी जो है उन्होंने भी जेल का मज़ा चखा। तो ये सारा कुछ जो कुछ हुआ है, तो अब ये रिवाइंड हो रहा है। अब हकायक जो है सामने आ रहे हैं, और जो इनके जिम्मेदार हैं वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं। तो एक नवाज शरीफ साहब के लिए तो एक सूरत ऐसी नजर आ रही है कि वो फिर डूब कर उभरे हैं। और तीसरी यानी बार बार आप देखिए, गुलाम इसाक खान ने उनके खिलाफ कार्रवाई की, उनकी असम्बली तहलील कर दी, उसके बाद वो फिर उभरे और 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली। फिर उसके बाद जब परवेज मुशर्रफ साहब ने उनके खिलाफ इक़दाम किया तो फिर उम्र कैद की सज़ा हुई, एक तैयारा अगवा करने का केस बनाया गया, फिर उनको सऊदी अरब भिजवाया गया। तो एक उसके बाद फिर वो वापस आए, फिर लोगों ने उनका एतमाद का इजहार किया, फिर उन्होंने वज़ारत उज़्मा जो है हासिल की। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए जो मुकदमा कायम किया गया, और एक ऐसे मुकदमे में उन्हें ताहयात नाअहल करार दे दिया गया जिसके खिलाफ कोई ना अपील हो सकती थी, और यानी एक इब्तदाई समात थी, आखिरी समात थी। ऐसा मामला हुआ कि वो अपने खिलाफ सजा के खिलाफ अपील भी नहीं कर सकते थे। तो ये जो हक जो कुलभूषण यादव को भी दिया गया है उनको हासिल नहीं था। ये सारा कुछ हमारे यहाँ होता रहा है। हमारी सियासत जो है पता नहीं हमने किस तरीके से, अभी तो मैं लंदन में देख रहा हूँ डेविड कैमरॉन जो हैं, जो वजीर आजम थे, वो वापस आ गए काबीना में, वजीर खारजा रिशफलिंग हुई है, और जो वजीर दाखिला हैं उनको रुखसत किया गया, यानी और जो वजीर खारजा हैं उनको दाखिला बना दिया गया। तो अब ये जो इतना सीनियर पॉलिटिशियन जो है, पहले उनको अकोमोडेट करने के लिए, क्योंकि वो मेंबर नहीं थे पार्लियामेंट के, उनको हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर बनाया गया। अभी वो दाब्ते की कार्रवाइयाँ मुकम्मल हो रही हैं, तो फिर उनको वजीर बना लिया गया, और भी खुशी खुशी वजीर खारजा बन गए। तो आप देखें कि ये जो पॉलिटिक्स है, ये कोई मरने मारने का खेल नहीं होता, ये कोई कुफ्र और इस्लाम की जंग, आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज है सर। बिल्कुल, ये मुमकिनात का खेल है। तो जब यहाँ हम इसको क्यों नहीं उस तरीके से खेलते जिस तरह से हम क्रिकेट खेलते हैं, उस तरह सियासत को उसी तरीके से क्यों नहीं खेलते? क्यों मरने मारने पे तुले रहते हैं? अब नवाज शरीफ साहब जो हैं बार बार वो आजमाइश से गुजरे हैं, और अब ये है कि जाहिर है मतलब साफ हुआ है। और सलमान साहब से भी जान लेते हैं जी। सलमान साहब, 3000 तो मेरा ख्याल 3000 से ज्यादा दरखास्तें तो मैंने सुना है कि अभी तक कैंडिडेट्स के लिए वसूल हो चुकी हैं उनके पास, अभी और पता नहीं कितनी वसूल देख लेते हैं सर। सलमान साहब, ये जो है अब इमरान खान साहब जो है वो कॉर्नर हुए हैं जी, उनके ऊपर उस्ताद आ रही है। तो ये रिपीट टेलीकास्ट है ना सर, क्या बदला इससे? हम क्यों इन चीजों में उलझे हुए हैं? शामी साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सियासतदानों के साथ इस तरह होता है। लेकिन जामी साहब, पाकिस्तान की सियासी तारीख ये बताती है, मैं कोई अदालती सज़ाओं पे क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, अदालती सज़ाओं के नतीजे में भी आप सियासतदानों की सियासत पर असरअंदाज नहीं हो सकते। क्या नवाज शरीफ साहब नाअहल हो गए थे तो वो पाकिस्तान की सियासी हकीकत नहीं रहे थे, मैटर करते थे ना। लंदन से यहाँ से मुस्लिम लीग नून की क़यादत जाती थी। कई बार मैं समझता हूँ कि जिस तरह शामी साहब जिक्र कर रहे हैं कि ये सियासत के तल्ख जो तारीख है, मैं आपसे इसका इदराक उन्हें नहीं है जो अभी मुस्तकबिल की गवर्नमेंट बनाने का सोच रहे हैं? इसका इदराक नवाज शरीफ साहब जैसे कद्दावर सियासतदान को नहीं है, जरदारी साहब को नहीं है, मौलाना को नहीं है? आपके ख्याल में इतनी ही सादा बात है? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था,
तो कहा जा रहा था कि अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अमल दरामद हो जाए तो पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा। तीसरी पार्टी खड़ी कर दी गई थी। तो बात यह कि ये तो सियासतदानों को खुद देखना चाहिए। अलबत्ता आपने वो जो इलेक्टेबल्स की बात की है, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप अभी इलेक्टेबल्स को छोड़ दें, ये जो बलूचिस्तान है ये बड़ा अहम सूबा है। अगर नवाज शरीफ साहब का सियासी तौर पे जवाल आप देखें ना 2000, तो वहाँ से इब्तिदा बलूचिस्तान से जी तो अब सबसे पहले वो बलूचिस्तान के अंदर जा रहा है। और अब मेरी तला ये वहाँ भी कोई 15-20 इलेक्टेबल्स आ रहे हैं। देखें वहाँ की दिलचस्प बात यह है कि 5 साल के अंदर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सूबाई सदर था वो पीपल्स पार्टी में चला गया, और जो पीपल्स पार्टी का सूबाई सदर था वो मुस्लिम लीग नून में आ गया। बलूचिस्तान की सियासत जो है वो इलेक्टेबल्स के गिर्द घूमती है। और आपने अभी जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का जिक्र किया है, देखें जब आप बलूचिस्तान का जिक्र करेंगे ना, बलूचिस्तान के अंदर अगर आप किसी पार्टी का कोई नज़रियाती वोट है ना तो वो जीजूआई का है। तो इसका मतलब फिर ये, इसका मतलब ये होगा कि मुझे इत्तला ये है कि जी नवाज शरीफ साहब जो जहाँ भी वहाँ रहे हैं ना, तो कोई इलेक्टेबल 15-20 आएंगे, शामिल होंगे साबिक वज़रा बिलखुसूस, तो वो हो जाएगी बाप प्लस नून प्लस JUI फे। बल्कि इसके साथ जो देखे ना, उसमें खास बात यह ना कि नवाज शरीफ साहब बलूचिस्तान जाने से बाप इनके साथ है तो फिर सारा कुछ ठीक है। सर एक जुमला और लीजिए ना कि वहां जाने से पहले आज मौलाना से फोन पे राब्ता हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बलूचिस्तान के तनाज़ुर में, वैसे तो मौलाना साहब की सियासत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और मौलाना साहब की सियासत इकट्ठी है। असल परेशानी जो हो रही है वो सिंध के महाज पे है, बलूचिस्तान में नहीं है। बलूचिस्तान के आपने तो दुरुस्त कहा कि अगर बाप पार्टी का रुख भी नून की तरफ है, फंक्शनल का रुख भी नून की तरफ है, GDA का रुख भी नून की तरफ है, और MKM का रुख भी उनकी तरफ है, तो फिर इस्लामाबाद के हवाले से ये चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट हैं। मेरे ख्याल में सिंध का महाज इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि वहाँ पर इससे पहले इस तरह की कैफियत नहीं थी, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस तरह कभी इंटरेस्टेड नहीं रही सिंध में। देखिए माजी के अंदर जो इंतखाबात होते रहे हैं, जो मैंने देखा है कि पीपल्स पार्टी को कभी मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को डिस्टर्ब करती नज़र नहीं थी आ रही। अब जो वहाँ पर अलाइंस बनने जा रहा है कि जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी भी एक तरफ है, वहाँ पर पार्टीज़ को इकट्ठा किया जा रहा है। आपने भी अपने इब्तदाइये में जब जिक्र किया आज मिट्टी के जलसे का, पीपल्स पार्टी वहाँ की बड़ी सियासी हकीकत है, और बल्कि मैं ये कहूँगा कि वहाँ अच्छा जो लोग मैटर करते हैं ना, वहाँ पर गुलाम महर बरादरान जो हैं वो इनके साथ चले गए हैं, शराजी इनके साथ चले गए। पीपल्स पार्टी उन लोगों पे नज़र जमाए बैठी है जिन्होंने इलेक्शन जीतना है। जो MKM का और मुस्लिम लीग नून का अलाइंस हो रहा है वो कराची की सतह का है, कराची स्पेसिफिक है, लेकिन क्या कराची के अंदर ये मिल के वो जो खामोश वोट बैंक है वहाँ पर, देखें उन्होंने 14-15 सीटें ली थी वहाँ से 2018 के इलेक्शन में। वहाँ पर अगर तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का अलाइंस होता है तो वो भी एक बड़ा अलाइंस होगा, वोट बैंक है उनके पास। नईमुर रहमान वहाँ की एक सियासी हकीकत है, और 2018 में तहरीक इंसाफ ने 15-16 नशिस्तें ली थी, 4 नशिस्तें आई थी MKM के हिस्से में। मेरे ख्याल में डॉल्फिन पार्टी जीरो हो गई थी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ मुस्तफा कमाल जीरो हो गए थे रात के। सिंध का महाज इंपॉर्टेंट है, और यहाँ ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी आप देखें कि वो नून लीग को और नवाज शरीफ साहब को टारगेट करती नज़र आ रही है। मुझे आने वाले वक्त में फिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी फिर उसी तरह इकट्ठे होंगे जिस तरह 16 माह की हुकूमत में इकट्ठे थे, लेकिन वो इलेक्शन के बाद होंगे। ये इलेक्शन के बाद। शामी साहब, असद उमर साहब पार्टी और सियासत को खैर बात कह गए, और तहरीक इंसाफ का जो लेवल प्लेइंग की मांग है वो अपनी जगह, जो खत लिखा उस पर मुर्जा सोलंकी साहब का जवाब आया कि सदर ममलिकत किसी एक पार्टी की तर्जुमानी ना करें। देखिए असद उमर साहब तो बड़ी एक तमतराक के साथ सियासत में आए थे, और नौजवान उनको देख रहे थे एक बड़े बिजनेस मैनेजर के तौर पर, और एक बड़ी उनकी फतूहात का चर्चा था, और उन्होंने कई यानी जो बड़ी सक्सेस स्टोरी थी उनकी, और कहा जाता था कि वो एक बिजनेस को सबसे ज़्यादा समझते हैं और पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा। लेकिन उनकी रहनुमाई में और वज़ारत ख़ज़ाना भी उनके पास आई, फिर वो उसे ली भी गई, पर एक लंबी कहानी है। लेकिन हकीकत तो ये है कि पढ़े लिखे शख्स थे और हैं अभी, और तहरीक इंसाफ में बहरहाल वो एक अच्छा उनका इजाफा था, सेक्रेटरी जनरल भी रहे पार्टी के, फेस ऑफ द पार्टी थे सर। हाँ जी, अब आप देखिए कि जो उस्ताद पड़ी है PTI पर, और बल्कि उसने खुद अपने ऊपर जो एक ये लाद लिया है सारा कुछ, उसके नतीजे में उन्होंने पहले तो पार्टी ओहदे से इस्तीफा दिया था,
अब हमें तो ये मालूम हुआ है कि उनका जो ओहदे से इस्तीफा देना था वो भी खान साहब को पसंद नहीं आया था। बिल्कुल। और उन्होंने उनको कोई मतलब एक के पार्टी के अंदर उनकी जो पजीराई थी वो बाकी नहीं रही थी और एक किस्म के दरवाजे बंद कर लिए थे पार्टी ने। तो उसके बाद अब उन्होंने फिर पार्टी की छोड़ दिया और सियासत को भी छोड़ दिया। एक अफसोसनाक बात है कि जो लोग नए आए थे बड़ी उमंगों के साथ वो सियासत को छोड़ते जा रहे हैं, पार्टी को छोड़ते जा रहे हैं, कई नई पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। तो बहरहाल ये जो कुछ भी हो रहा है, अब देखिए इस वक्त MQM को देख लीजिए, पीपल्स पार्टी को देख लीजिए, मुस्लिम लीग को देख लीजिए, जिस तरीके से इन्होंने नशीब फराज जो है उसमें से गुजर कर लोगों को दिखाया है और जिस तरीके से अपनी सियासत इनकी जो है वो मुख्तलिफ मराहल तय करती रही है। तो PTI को भी देखना चाहिए इससे कि सियासत में ऊंच नीच होती रहती है और सियासत को आप सियासी रास्ते रहते हुए ही दुरुस्त कर सकते हैं और अपना खोया हुआ मकाम हासिल भी कर सकते हैं। तो PTI ने जो एक कन्फ्रंटेशन का रास्ता इख्तियार किया, अदारों के साथ टकराव और तसादम की जो पॉलिसी अपनाई, उसका बहुत नुकसान हुआ। उसका PTI को भी नुकसान हुआ है, इमरान खान साहब को भी नुकसान हुआ है और मुल्क की मजमूई सियासत को भी नुकसान हुआ है और हमारे यानी एक मजमूई हमारा माहौल जो है वो भी मुतफ़न हुआ है। बिल्कुल ठीक। शाम से ब्रेक आ रही है तो उससे पहले मैं सलमान साहब की जानिब PTI भी इस पे गौर करे जी, अपने सियासी तरीके से रास्ता निकाले। सियासत की बाजी जो है बिल्कुल ठीक, वो सियासत के जो कवायद और दवाब उसके तहत ही होने चाहिए थे ना। खेले बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रास्ता कुशादा भी हो सकता है, तंग भी हो सकता है। तो ये तो नाखुन तदबीर का मसला है। नाखुन तदबीर को बुरुए कार लाना चाहिए, कोई शमशीर निकालने की जरूरत नहीं है। सलमान साहब ये देखिए इस बीच में जो लोगों ने खुद से अपने तक कोशिश की कि कोई मिल बैठा जाए, चाहे असद कैसर साहब हो, अली मोहम्मद खान साहब हो या मोहम्मद अली दुरानी साहब हो, वो मिशन भी ख़त्म हो गए। जावेद साहब ये एक बात तो असद उमर साहब की कि असद उमर साहब ने 9 मई के बाद जो मौक़िफ़ अख्तियार किया था, मेरी इत्तला के मुताबिक उन्होंने रसाई की कोशिश की थी अपनी पार्टी से, लेकिन PTI की लीडरशिप वो अपनी ज़ात में अंजुमन है, वो जो एक फ़ैसला कर लेते ना जिसके बारे में, वो उससे हटने के लिए तैयार नहीं। मेरा ख्याल वहाँ से मायूसी हुई है। और सबसे अहम बात, अगर आपने असद उमर साहब का रिज़ाइन देखा हो जिसमें उन्होंने कहा कि मैं सियासत भी छोड़ रहा हूँ, पार्टी भी छोड़ रहा हूँ, उसमें उन्होंने कहा है कि रियासती इदारों से महाजराई का अमल जी ट्वीट किया। देखें ये ट्वीट किया, इसका मतलब कि पार्टी के अंदर ये चीज़ें मौजूद थी। और अब एक दिलचस्प बात देखने में आ रही है, हर शख्स कहता है कि जी हम तो पार्टी के लीडर को समझाते थे, किसी की जरूरत नहीं थी। अगर ये कह रहे हैं, ये गलत बयानी कर रहे हैं, उस वक्त किसी की जरूरत नहीं थी कि उनके सामने इस तरह की उस वक्त की तो महफिलों के हम भी यानी शायद है हल्लाशेरी देते थे। जी बिल्कुल वही बात है कि अब ये कहते नजर आ रहे हैं कि देखिए अगर पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी हो, मैं जावेद साहब ये पाकिस्तान की बड़ी पार्टीज का अलमिया है, लीडरशिप के सामने कोई नहीं बोलता नहीं और इख्तिलाफ राय करने वालों का हशर भी है, जो खुड्डे लाइन लगा दिया जाता है। सर देखिए आपने जो बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो लोग कोई रसाई की कोशिश कर रहे थे, कोई अपनी सी कोशिश कर रहे थे, कि मैं आज भी समझता हूँ कि 9 मई के वाक़यात से सिर्फ तहरीक इंसाफ कमज़ोर नहीं हुई, पाकिस्तान का सियासी सिस्टम कमजोर नजर आ रहा है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज कमजोर नजर आ रहा है, सब दफाई देखें दफाई महाज पे खड़े हुए हैं एक पार्टी की वजह से। अब भी अगर पॉलिटिकल वो एक सियासी हकीकत है, कुछ भी कह लें, PTI का वोट बैंक भी मौजूद है, आज भी उनके अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं। देखें मैं जेल में जाके उनकी लीडरशिप से मिलता रहा हूँ कि वो फिर जिम्मेदारी तो होम मिनिस्ट्री पे डालते हैं। वो तो ये कहते हैं कि जनाब हमने ये पार्टीज के अंदर फैसले हुए थे, खान साहब घर जाते थे तो फैसले तब्दील हो जाते थे। जब तक आप पार्टीज के फैसले पार्टीज के अंदर नहीं करेंगे और जब तक पार्टीज के अंदर इख्तिलाफ राय नहीं होगा, ना पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग होंगी, ना आपका सिस्टम जो है। चलिए एक नाज़रीन यहाँ ब्रेक है, ब्रेक के बाद ज़रा बात करनी है मुल्क की मईशत की भी, क्योंकि स्टॉक मार्केट में नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, डॉलर बता ऊपर जा रहा है, IMF के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला भी, और क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में जिन नाकामियों का शिकार हुई उस पर भी आज गौर करना है। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की मईशत क्या कोई समत का तायुन हो सका या वही सूरत हाल है दिगर गूँ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। जो 100 इंडेक्स है वो 56,000 की तारीखी सतह अबूर कर गया, लेकिन जो डॉलर नीचे जा रहा था वो पिछले 2 हफ्तों में 10 रुपये ऊपर चला गया है। तो IMF के साथ भी बातचीत चल रही है,
वो क्या रहा है, कहाँ हम खड़े हैं, बात करने के लिए हमने राब्ता की इकनॉमिक एक्सपर्ट हैं जनाब खाकान नजीब साहब, हमेशा हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं। बहुत शुक्रिया खाकान साहब। एक तरफ स्टॉक मार्केट का रिकॉर्ड, दूसरी जानिब 2 हफ्तों में 10 रुपये डॉलर में इजाफा, एक आम शहरी को कैसे समझ आएगी इसकी कि क्या है? शामी साहब देखें, एक तो जो इस वक्त स्टॉक मार्केट है उसमें थोड़ी सी जो कॉन्फिडेंस की बहाली है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है कि मार्केट में थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ी है, और वो एक्टिविटी बढ़ने की वजूहात जो स्टॉक मार्केट समझ रही है, इंटरेस्ट रेट्स का आने वाले दिनों में नीचे जाना, पाकिस्तान की जो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनीज की वो बेहतर आना, पाकिस्तान की जो सबसे बैकबोन है एग्रीकल्चर उसका थोड़ा सा बेहतर वीट की क्रॉप, कॉटन की क्रॉप का होना, और जो हिस्सेस थे वो इस सतह तक सस्ते हो गए थे कि पाकिस्तान का प्राइस टू अर्निंग्स, और ये आसान इसलिए समझा देता हूँ, वो 3 पे था। पाकिस्तान का ट्रेडिशनली जो प्राइस टू अर्निंग्स रहा है कंपनीज का वो 8 की एवरेज के करीब रहा है। जब ये चीजें सबने देखी, इलेक्शन की जो डेट आना है वो इन इटसेल्फ एक ऐसी तकवीयत देता है कि हम एक इलेक्शन साइकिल की तरफ एटलीस्ट बढ़ रहे हैं, और उम्मीद ये है कि हम ये फिर ये डॉलर जो अच्छा खासा नीचे आ रहा था वो क्यों ऊपर जाना शुरू हो गया? क्या वो दोबारा 300 तक जाएगा? देखिए, रुपए और डॉलर की जो इस वक्त की मूवमेंट है वो शॉर्ट टर्म में डिपिक्ट करती है कि फ्लोज कैसे हैं। पाकिस्तान के फ्लोज, ये कहना दुरुस्त होगा, अक्टूबर, सितंबर, पीछे चले जाएं, मे बी जुलाई के बाद से अब तक उतने कंफर्टेबल नहीं रहे जितने होने चाहिए थे। ज़र मुबादला के ज़खायर कम हुए। IMF का मिशन अब एक कलीदी हैसियत रखता है कि रुपया कैसे बिहेव करेगा। तो वहां बात बन जाएगी या दोबारा को नई मांग आएगी उनकी जानिब से? हम कॉशियसली कंफर्टेबल हैं कि हमने 30 सितंबर के अहदाफ पूरे कर लिए हैं, पर आपका जो जुमला है नई डिमांड का, उसको अगर मैं टेक्निकली आंसर करूं कि नई एडजस्टमेंट्स होंगी। एडजस्टमेंट्स में आपकी एक्सपेंडिचर कट्स, आपकी एक्सटर्नल फ्लोज, आपकी एनर्जी की, अगर आप थोड़ा सा लेस टेक्निकल होकर ये बता दें कि नई एडजस्टमेंट से मुराद ये है कि बिजली गैस के बिलों में इजाफा और होगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में आई थिंक यू आर एट द मैक्सिमम, यहाँ से आप कमी की उम्मीद रख सकते हैं, इसलिए कि इंटरनेशनल कीमतें कम हुई हैं और रुपया जो है वो, और बिजली और गैस, बिजली और गैस की जो आई थिंक मेजर एडजस्टमेंट्स हैं वो हो गई हैं। अब आपकी जो क्वार्टरली एडजस्टमेंट है बिजली की वो होती रहेगी। गैस फॉर द ईयर वी आर डन। चलिए, बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब। शामी साहब, ये कोई आपको लगता है कि निशारियों के बाद मईशत का कोई तायुन हो सका है समत का? ये अभी भी हम वेट करें, कोई सियासी इस्तेहकाम आए, नई गवर्नमेंट आए तो फिर कोई बेहतरी आएगी? देखिए, मईशत जो है ना तो एक दिन में खराब होती है ना एक दिन में दुरुस्त हो सकती है। इसके लिए तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बड़ी मेहनत से हमने अपनी मईशत को बिगाड़ा है और उसे मेहनत ही से दुरुस्त करना पड़ेगा। एक सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए, हुकूमतों के आने और जाने का एक तरीका होना चाहिए, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की रवश अपनानी चाहिए, फिर जो मुश्किल फैसले हैं वो करने चाहिए। जो हमारी कमर तोड़ रही हैं ये सरकारी कंपनियां और खसारा दर खसारा, उससे निजात हासिल करनी चाहिए। तो हमारे यहाँ तो हर चीज़ में हमने सियासत को घुसेड़ दिया है, मईशत को में भी सियासत को घुसेड़ दिया है। और जब भी कोई मसला पैदा होता है अब कई लोग खड़े हो जाते हैं खम ठोक कर कि जनाब ये तो हम ये कंपनियां जो हैं इनको डीनेशनलाइज नहीं होने देंगे, प्राइवेटाइज नहीं होने देंगे। तो ये खसारे हम कहाँ तक उठाएंगे? अभी तो आप देखें ना कि ये जो स्टील मिल है उसको तो उन्होंने अब खारिज ही कर दिया ना अपनी फहरिस्त से। वफाकी काबीना ने उसको प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट से खारिज कर दिया है और समझा है कि ये तो अब स्क्रैप हो चुकी है। अब इसमें तो सिर्फ जमीन की कीमत रह गई है या लोहा जो है स्क्रैप के भाव बिकेगा। अब ये मिल जो है इसको रिवाइव नहीं किया जा सकता। ये किस्सा पारीना हो चुकी है और अब वहां को बात हो रही है कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कायम किया जाए। और वो जो इतनी बड़ी जमीन है जिसमें से भी बदरबांट शुरू हो चुकी थी, किसी को जामिल साहब, ये एक बड़ा बुनियादी और अहम सवाल रहा है हमेशा से, जब से हमारे ये हाल है कि वो सियासत की हर एक को अपनी अपनी फिक्र है, ठीक है होनी चाहिए, उसके ऊपर तो कंसेंसस नहीं हुआ, होता दिखाई भी नहीं दे रहा। एटलीस्ट जो मईशत है जिसकी वजह से पाकिस्तान को शदीद खतरात लाहक हैं, उसके ऊपर तो कंसेंसस हो जाता, जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी कहा जाता था
उस तक भी हमारी सियासी जमातें उस तक जानिब जाने से गुरेज़ें हैं, या उनको डर लगता है, या पता नहीं क्या मसला है? देखिए, हमारी तरजीहात जो है मुझे समझ नहीं आता। बहैसियत कौम हमें गौर करना चाहिए, हम कहाँ पहुंच गए हैं। गुज़श्ता 20-25 साल में हमारे कर्जों में कितना इजाफा हो गया है, और किस तरीके से आप देखिए 9,000 अरब रुपया आप कमाते हैं, और आपका अखराजात कहाँ हैं, और फिर उसमें मरकज का हिस्सा क्या है, सूबों का हिस्सा क्या है। आपको तो एक यानी कर्ज के अंदर आप बिल्कुल आप गर्दन तक तो है लिथड़े हुए हैं, डूबे हुए हैं। तो ये हमें तो कोई ज़बानी जमा खर्च से थोड़ी काम चल सकता है। हमने तो अपने हाथों से हर चीज को तार तार किया है। 1972 में जो हमने नेशनलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई थी, जुल्फकार अली भुट्टो साहब का तोहफा तो कौम को, वो तो उन्होंने तबाह कर दी हमारी मईशत। आज तक हम उससे निजात हासिल नहीं कर सके उसके असरात से। तो अब ये सारे काम हैं, ये तेज रफ्तारी से करने के हैं और पूरी स्पीड से करने के। अब ये निगरान हुकूमत तो इस पर तवज्जो दे रही है, और सियासतदान आएंगे फिर दमा चौकड़ी मचा देंगे, फिर ऐसे नारे शुरू हो जाएंगे, जनाब ये तो प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, ये तो हमारा जनाब बाहर में जाए ब्रेक आ गई सर, इससे फूटे कान। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शाम साहब। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक है, ब्रेक के पास ज़रा टीम पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप है नाकिस कारकर्दगी, उसका जायज़ा लेंगे मिर्ज़ा इकबाल बेग के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। भारत में जारी वर्ल्ड कप का जिक्र, जहाँ टीम पाकिस्तान का सफ़र ख़त्म हुआ, वापस पहुँच गए खिलाड़ी, और इंतहाई मायूस कुन ये सफ़र था। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब क्रिकेट एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट्स पर पाकिस्तान में एक सनद रखते हैं, उनसे हमेशा हम इस मौजू पे बात करते हैं। खेल है क्रिकेट जो पाकिस्तान में मकबूल है, पूरी कौम की नज़रें कौमी टीम की जानिब थी कि भारत में जाकर शायद कोई बेहतर परफॉर्म करें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब मिर्ज़ा साहब खुश आमदीद, बोर्ड बैठेगा, मीटिंग्स होंगी, लंबे लंबे इजलास होंगे, बड़े बड़े पोस्टमार्टम किया जाएगा, सीनियर खिलाड़ी बुलाए जाएंगे, साबका खिलाड़ी बुलाए जाएंगे, नई कमेटियाँ बनेंगी, नए किरदार आएंगे, शायद नया कप्तान भी आ जाए, लेकिन जो असल वजूहात हैं उन तक नहीं पहुंचा जाएगा। वो फिर मलबा मिट्टी पाव प्रोग्राम होगा। क्या वजह बनी कि टीम पाकिस्तान इस हाल तक पहुंची? बहुत बहुत शुक्रिया जामी साहब। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट में स्टेबिलिटी नहीं है। जब रमीज राजा चेयरमैन थे 22 दिसंबर 2022, उसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट में एडहॉक बेसिस पे पाकिस्तान क्रिकेट चल रही है। अगले महीने पूरा 1 साल हो जाएगा। दुनिया में कहीं नहीं होता कि इलेक्शंस नहीं है, कोई चेयरमैन इलेक्टेड नहीं है और चल रहे हैं। पहले 6 महीने सेठी साहब के, 4 महीने जक्का साहब के, और इनको मजीद एक्सटेंशन मिल गई है। ये सिर्फ आई वॉश है, ये सिर्फ आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है कि साबित टेस्ट क्रिकेटर्स को बुला लिया जाए, उनसे मशवरे लिए जाए। तो इसका मतलब है कि पीसीबी के चेयरमैन की पोस्ट पर जो आदमी बैठा है वो इस बात का अहल नहीं कि कोई डिसीजन ले सके। तो मेरे ख्याल में ये तो लोगों से जान छुड़ाने वाली बात है। क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हो रहा है कि बाबर को कप्तानी से हटा दो। आज मॉर्निंग मॉर्कल ने आपने देखा होगा, वो भी बॉलिंग कोच इस्तीफा दे दे, बिल्कुल उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अच्छा, जका अशरफ साहब को जो एक्सटेंशन दी गई है उस लेटर में आईपीसी के वादे तौर पर यह कहा गया है कि आप डे टू डे अफेयर देखेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इलेक्शंस कराएंगे, लेकिन इसके अलावा आप कोई अपॉइंटमेंट वगैरह कोई ऐसा अहम फैसला नहीं कर सकते। वो तो कर रहे हैं और करेंगे भी नहीं। वो कैसे करेंगे? फंसेंगे, क्योंकि अगर मॉर्निंग मॉर्कल चले रिजाइन कर गया, उसकी जगह तो आप किसी को लगा सकते हैं क्योंकि डे टू डे अफेयर्स में आएगा, लेकिन आप किसी को हटा नहीं सकते। कि बाबर आजम अगर खुद रिजाइन करता है तो ठीक है। अगर वैसे मिर्जा साहब आपकी खबर क्या है बाबर आजम के बारे में? इत्तला तो यही है कि काफ़ी उन पर दबाव है कि वो खुद मुस्ताफ़ी हूँ, या फिर बोर्ड सोच रहा है, या कई खिलाड़ी मशवरा दे रहे हैं कि हट जाएं और किसी एक नए खिलाड़ी या 2 और खिलाड़ियों के बारे में शुनीद है कि शायद वो ख्वाहिशमंद है कप्तानी के हवाले से आपकी खबर क्या है? देखिए, खबर यही है कि एजेंडे पे काम हो रहा है कि बाबर आजम को किसी तरीके से हटाओ। उसका ऑल्टरनेट कौन है? ऑस्ट्रेलिया का टूर है जहां 3 टेस्ट मैचेस है और आज तक पाकिस्तान का कोई भी कप्तान ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर कामयाब नहीं हुआ है। तो अगर बाबर आजम को हटाकर किसी को बनाते हैं तो वो कुर्बानी का बकरा होगा। जब 2019 में आपने बाबर आजम को बनाया था कप्तान, अब एक वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस की बेसिस पर आप उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए। एजेंडा है, मुख्तलिफ लोग मैदान में निकल आए, मुख्तलिफ साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स, कोई हेड कोच बनना चाहता है,
कोई सिलेक्टर बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। इससे पाकिस्तान क्रिकेट का जामी बहुत नुकसान है। मैं समझता हूँ कि ये सोचना पड़ेगा और फिर हमें हेल्म ऑफ अफेयर्स पर सियासी बुनियादों से बालातर होकर ऐसे लोगों को लगाना होगा कि जो क्रिकेट को समझते हो, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो। ये ना हो कि आप मशवरा कर रहे हैं, पहले आपने 25 लाख रुपए पे इंतजाम को रख लिया, अब वो रिजाइन मिर्जा साहब, लेकिन ये भी तो तल्ख हकीकत है ना कि इसी वर्ल्ड कप के दौरान इसी टीम के कप्तान की चैट पब्लिक होती है, इसी वर्ल्ड कप के दौरान इसी टीम के जो मीडिया मैनेजर हैं उनकी सेल्फियां या उनकी शिकायत आती है, उनको वापस बुलाया जाता है। इसी वर्ल्ड कप के दौरान चीफ सेलेक्टर रिज़ाइन करते हैं, वो भी कंट्रोवर्सी एक बनती है। इसी वर्ल्ड कप के दौरान टीम की डाइट, चाहे वो मटन खाना हो या बिरयानी या शॉपिंग करनी हो, वो ज़ेरे बहस आती है। यानी कोई परफॉर्मेंस ज़ेरे बहस नहीं आई, बल्कि तनाज़ात ज़ेरे बहस आए हैं। ये इन तनाज़ात पर काबू पाने का किरदार किसका होता है? कप्तान का, कोच का, पीसीबी का या किसका? देखिए, इसमें असल किरदार होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जो उसकी मैनेजमेंट है। क्योंकि ये जो स्टाफ है, कोचिंग स्टाफ, ये नजम सेठी साहब के दौर में लगाया गया था। ज़का अशरफ साहब ने आके उन्हें कंटिन्यू किया। हालांकि उस वक्त ये चाहते तो ये कुछ कर सकते थे, लेकिन अब इस तरह की खबरें लीक करना पक्का एजेंडे पे काम हो रहा है। जामी, आप तो क्रिकेट को समझते हैं कि बस इसको हटाओ, अपने आप को बचाओ। तो अगर इस तरह से बचाने की पॉलिसी पर अमल पैरा होंगे, मैं तो सोच रहा हूँ कि वजीर आजम, जो निगरान वजीर आजम है, वो नोटिस ले, किसी ऐसे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर को लगाएं क्रिकेट जिसकी सियासी वाबस्तगी ना हो, जो क्रिकेट को समझता हो। यहाँ पर तो ये है कि अब हर प्लेयर आएगा, मशवरा देगा। आज उमर गुल से मेरी बात हो रही थी, कहने लगे मुझसे तो किसी ने राब्ता नहीं किया। उनको कहा जा रहा है कि वो बॉलिंग कोच होंगे। मिसबाउल हक तैयारी किए बैठे हैं कि वो हेड कोच दोबारा बन जाए। फिर कुछ लोग चीफ सेलेक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो आखिर ये साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स अपने एजेंडे पे अगर काम करेंगे, हमारे पास क्या कोई सौरभ गंगुली या राहुल द्रविड़ जैसा क्रिकेटर नहीं है? यही तो बदकिस्मती, आपने क्या जख्मों को छेड़ दिया। यही बदकिस्मती कि हमारे पास ऐसे लोग नहीं है। खुदा करे कि ऐसे लोग हो कि जो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए सोचें। लेकिन आपने बड़ा ये टची सवाल कर दिया जामी, हमारे पास कोई नहीं ऐसा, सब अपने अपने मफाद के लिए करते हैं। आप देखें, टेस्ट क्रिकेटर्स को आप कोचिंग से हटा दो, वो बोर्ड पर तनकीद करते हैं। आप उन्हें कोच रख लो, वो बोर्ड के गुण गाने लग जाते हैं। तो कौन है इसका जिम्मेदार? इसका मतलब है आप लोग खुद ऐसा कर रहे हैं कि लोग आप पर तनकीद करें, फिर आप उनको अपने फोल्ड में ले लें, वो आप पर बिल्कुल वाह करने लग जाए। मिर्जा साहब, आज मेरी पीसीबी के इंतहाई जिम्मेदार शख्सियत से गुफ्तगू हुई इस मौजू पर। उन्होंने इतराफ़ किया कि अनलाइक अदर टीम्स, हमारी टीम की जो परफॉर्मेंस की नाक़िस परफॉर्मेंस है, उसकी कई वजूहात में से एक अहम वजह यह भी है कि हमारी टीम ने जो एक मेंटल स्ट्रेंथ है या ग्रूमिंग है या ग्रोथ है, उस पर उस तरह तवज्जो नहीं दी जैसे बाकी टीमें देती हैं कि चैलेंज से कैसे निमटना है, दबाव में कैसे खेलना है। और इस पूरे वर्ल्ड कप के दौरान एक भी मकबूल बाबरी साहब गालिबन है, उनसे कुछ सेशन नहीं लिया किसी ने, ज़ाती या ओपन सेशन। ये तो बहुत बड़ा यानी फ्लॉ है, बहुत बड़ी वजह है जिसके ऊपर गौर करने को कोई तैयार ही नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा। देखे, मकबूल बाबरी साहब को किस लिए भेजा गया था? खिलाड़ियों को जहनी तौर पर मजबूत बनाने के लिए। लेकिन अगर कोई दिलचस्पी ना ले तो जो लोग हेल्म ऑफ अफेयर्स पे हैं जामी, ये उनकी जिम्मेदारी बनती कि हर चीज को इंश्योर करें कि ये चीज होनी चाहिए। जब नहीं होगी, सबको पता है कि कमजोर क्रिकेट बोर्ड है, कमजोर चेयरमैन है, चीफ सेलेक्टर रिजाइन कर गया है, सब लोग अपने अपने ओहदों को बचाने की जिद्दोजहद में मसरूफ है, तो वो कहेंगे छोड़ो, इनकी बात नहीं सुनो। ये बड़ा अलविया है पाकिस्तान क्रिकेट का। मैं समझता हूँ वक्त आ गया है, बजाय इसके कि कोई ऑपरेशन करें, फिर 5, 6, 10 क्रिकेटर्स को बुलाएंगे ज़का साहब और उनसे बातचीत करेंगे और उसके बाद पता नहीं क्या होगा, गुफ्तन नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली बात होगी। मिर्जा साहब, क्या ये इत्तला दुरुस्त है कि अब इसके बाद ये सोचा जा रहा है कि टेस्ट का कप्तान कोई और होगा, ओडीआई और T20 का कोई और होगा? जी हाँ, ये मशवरा दिया गया है कि टेस्ट के कप्तान के लिए सरफराज अहमद का पहले नाम आया था, लेकिन जब मेरे जराये ने कंफर्म किया तो सरफराज बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। और उसके अलावा वनडे और T20 के लिए शान मसूद का नाम जो है वो आ रहा है। लेकिन अगर इस टीम में से बनाएंगे तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी, क्योंकि बाबर आजम का इन्फ्लुएंस है इस टीम पर। उसके कई खिलाड़ी जो हैं वो बाबर आजम के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। तो अब ये बोर्ड का डिसीजन होगा, बोर्ड क्या करता है। अभी फिलहाल राशिद लतीफ ने भी कहा है, शाहिद आफरीदी भी कह रहे हैं कि अभी फिलहाल कप्तान की तब्दीली मुनासिब नहीं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टूर है ऑस्ट्रेलिया का, वहां हमेशा हार कर आए। अगर कप्तान अल्लाह ही इस बोर्ड को हिदायत दे, उन लोगों को जो जिम्मेदार हैं कि कौम के जज्बात के साथ खेलने के मुतरादिफ है, इस खेल के साथ कौम की जज्बाती वाबस्तगी है। और एक जुमला अर्ज़ करूँ, प्रोग्राम से इजाज़त चाहता हूँ। मेरे साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। ये शायद पाकिस्तान की क्रिकेट समझने वाले ये कभी सोच ना सके, उनके वहमो गुमान में, ख्वाब में ना हो
कि एक वर्ल्ड कप में जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव बॉलर है वो पाकिस्तान का और फास्ट बॉलर है हारिस राऊफ, जिसने रिकॉर्ड तोड़ दिया, सबसे ज़्यादा रन उसे स्कोर हुए। ये सोच ही नहीं कोई सकता, क्योंकि पाकिस्तानी टीम हैज़ ऑलवेज बीन नोन फॉर क्वालिटी ऑफ पेस अटैक, कि अच्छे बॉलर हमारे पास हमेशा रहे हैं। और ये जो तोहमत थी कभी पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स पर लगे, ये मैं और आप शायद नहीं सोच सकते, लेकिन ऐसा हुआ, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी नाक़िस और बुरी कारकर्दगी थी। और ये कहा जाता है कि 4 ओवर के वो बॉलर थे, उनको T20 वनडे खिलाया गया, अब लंबे फॉर्मेट में अब टेस्ट खिलाने की तैयारी की जा रही थी। दुआ की जा सकती है और उम्मीद है कि पाकिस्तानी टीम इन मसाइल का इदराक करे, मैनेजमेंट इनकी जो मेंटल ग्रूमिंग है, स्ट्रेंथ है, उस पर फोकस किया जाए और नई टीम मैदान में लॉन्च की जाए। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।